एवरीवन, वेलकम टू सरितास ब्लॉग। मैं हूँ सरिता और अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं और नन्ही अपना ब्रेड बटर गरम कर रही है क्योंकि मेरा तो फास्ट है। मैं पूजा वगैरह करके तो सुबह ही खाली हो गई थी, लेकिन चाय पीने में और ये सब करने में लेट हो गया, तो वो अपना ब्रेड बटर गरम करके खा लेगी, पापा को भी दे देगी अपने, और मिन्नी को भी। दीदी है ना, सब कुछ कर लेती है। तो अभी मैंने सोचा कि चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं, और बहुत दिन हो गए हैं मैंने कुछ भी रूटीन वर्क आपसे शेयर नहीं किया है, तो अभी इसीलिए मैंने सोचा चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा कुछ आज खास तो नहीं है, हो सकता है मैं दोपहर तक साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँ। वैसे तो नमक नहीं खाते, लेकिन बच्चों को और उनको ज़रूर चाहिए होता है। थर्सडे है तो वो मेरे फास्ट के दिन वो लोग साबूदाने की खिचड़ी ज़रूर डिमांड करते हैं। सो चलिए देखते हैं, दिन की शुरुआत तो हो गई है और आगे वीडियो में क्या क्या करती हूँ वो आप आगे देखते रहिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ मेरे पापा और मिन्नी के लिए। और आज मेरी मम्मा का फास्ट है, इसलिए हम तीनों ही खाएंगे आज। आइए आप सब भी खा लीजिए। सर्कल शेप बना दोगे मेरे लिए कटोरी में? सर्कल शेप? हाँ। ये मुझे बहुत पसंद है। मतलब बता बहुत पसंद है मुझे। तो क्या करना है? खाना है बता को। नहीं, चाटना नहीं, दे रही हूँ मैं तुमको। मच्छर है वो, क्या करेंगे तुम? मैं तो सिर्फ डर रही थी कि ये बच्चे से, मुझे बच्चे से बहुत डर लगता है। हो गया सर्कल शेप। सेक के दूं? नहीं ना। ऐसे ही खाओगी? हाँ। चल खाओ। नहीं, इधर ही रुक कर खाओ। ये देखिए, इसका सर्कल मैंने बना दिया है। और ये देखिए मेरे ब्रेड्स अच्छे कलर दे दिए। हाय गाइस, आ गई हूँ मैं अपने सारे काम ख़त्म करके। वैसे तो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने वाली थी, पर क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा काम फटाफट ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि आपको बताना भी था मुझे कि पापा के साथ क्या क्या हुआ और हमारे साथ 2 महीनों में क्या क्या हुआ है। तो वो सब बताने के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आज रूटीन वर्क अपना शेयर करती हूँ आपके साथ, तो शायद ये फिर रीज़न आपको पता नहीं चलेगा, और आप वेट करते हैं ये मुझे पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, कि जब से पापा ने, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही था कि पापा हॉस्पिटल गए हैं। तो जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल गए, जब लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली हमें यहाँ पर मुंबई में, तो वो 14 मई का दिन था, तो उस टाइम पे थोड़ी सी छूट मिली, तो पापा ने बोला कि चलो मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे कुछ अटक रहा है गले में, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन के पहले तक सब कुछ सही था कि पापा खाना भी खा रहे थे, टहल भी रहे थे, बच्चों के साथ खेल भी रहे थे, सब कुछ अच्छे से कर रहे थे। और जैसे जैसे लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता गया, उनका खाना खाना बंद हो गया, और उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी, मतलब वो ज़्यादा बैठना भी नहीं चाहते थे, किसी से बात भी नहीं करना चाहते थे, बच्चों के साथ भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे वो। उन्हें अंदर अंदर वो तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो सोच रहे थे कि लॉकडाउन है, हो सकता है उनके अंदर ये चल रहा था कि लॉकडाउन में मैं कैसे बच्चों को परेशान करूं या कुछ भी।
तो उन्होंने वो चीज़ हमसे शेयर नहीं की जो कि उनके अंदर चल रहा था। उन्हें खाना अटकने लगा था और इसीलिए वो खा नहीं रहे थे और हमें कह रहे थे कि वज़न कम कर रहा हूँ इसलिए मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ताकि हम लोग लॉकडाउन में परेशान हो होकर उन्हें डॉक्टर के पास ना ले जाएं। इसलिए वो हर चीज़ों को छुपा रहे थे, अपनी तकलीफ़ छुपा रहे थे। फाइनली जब लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिली, थोड़ा सा रिलीफ हुआ 14 मई के बाद, तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो क्योंकि मेरे गले में कुछ अटक रहा है। और फिर इन्होंने बोला आप इतने दिन से बता नहीं रहे थे, चलिए अभी आपने बताया है तो चलिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ मैं। और फिर दूसरे दिन वो लेकर गए उन्हें। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर ने देखा और बोला कि नॉर्मल तो है, कुछ ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर हाँ 5 दिन की दवा ले जाइए आप और 5 दिन के बाद फिर से इन्हें लेकर आइए। 5 दिन की दवा लाने के बाद और फिर उसके बाद उस दवा का कोई असर नहीं हुआ उन पर, वो जैसे थे वैसे ही थे। तो उन्होंने कहा मुझे इससे कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, तो फिर से मुझे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास फिर से 5 दिन के बाद जाने के बाद डॉक्टर ने कहा अगर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है इस दवा से तो ऐसा करिए कि आप इनका सीटी स्कैन निकाल लीजिए या एमआरआई निकाल लीजिए, जो भी निकालना है, गले तक का पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ है। उसके बाद जब हम लोग जब वो लेकर गए उन्होंने सीटी स्कैन निकलवाया तो डॉक्टर ने एक डाउट डाला कि ये कैंसर है, लेकिन उसने क्लियर नहीं किया। सीटी स्कैन में भी रिपोर्ट में एक क्वेश्चन मार्क था, कैंसर डिटेक्ट कैंसर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि मतलब सच में क्या है। डॉक्टर ने बोला कि ले जाइए, ये यहाँ पर तो मैं एडमिट नहीं कर सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल था और पापा रेलवे रिटायर्ड है तो पापा को रेलवे फैसिलिटी देती है हॉस्पिटल की। तो उस डॉक्टर ने कहा इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो आपको एडमिट करने ही नहीं है, आप रेलवे में ही लेकर जाइए। तो उन्हें रेलवे में लेकर गए ये, और उसके बाद में रेलवे में उनको एडमिट कर दिया गया। एडमिट करने के बाद वहाँ पर भी डॉक्टर्स ने यही डाउट डाला कि इनकी प्राइवेट वालों की एमआरआई नहीं चलेगी, आप रेलवे से करा कर लाइए। तो फिर से हमने सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों करवाया। वहाँ पर फिर उन्होंने बोला कि ये रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो आप इनको लेकर भाईखला जाइए। अभी भी यहाँ पर क्लियर नहीं था कि उन्हें कैंसर है, डॉक्टर सिर्फ एक डाउट डाल रहे थे दिमाग में। तो उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि इनको भाईखला ले जाइए। भाईखला शिफ्ट होने के बाद भाईखला के डॉक्टर ने बोला कि भाईखला में सारी फैसिलिटी है, बस बायोप्सी भाईखला में नहीं होता, वो टाटा मेमोरियल में होता है, जो कि मुंबई में कैंसर के लिए फेमस है हॉस्पिटल। तो भाईखला से उन्होंने दूसरे दिन ही टाटा मेमोरियल शिफ्ट कर दिया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। और वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर्स ने ऐसे रिएक्ट किया कि इनकी उम्र इतनी है और बायोप्सी करते वक्त क्या हो जाए पता नहीं, तो इनका बायोप्सी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कैंसर है इनको इतना पक्का है और इनके पास टाइम भी बहुत कम है। फिर बस वहाँ इतना सुनने के बाद हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मतलब जैसे ही उन्हें पता चला वो तो थोड़ी देर के लिए एकदम ब्लैंक हो चुके थे जिसको कहते हैं। फिर उन्होंने जब मुझे फ़ोन पर बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है। मतलब ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क था कि हम क्या करें, कहाँ लेकर जाए, क्योंकि वो भी एडमिट करने को तैयार नहीं थे टाटा वाले। और उन्होंने कहा कि इन्हें जितना ज़्यादा आप घर ले जाएंगे सेफ़ रहेंगे ये, उतना ये हॉस्पिटल में सेफ़ नहीं है बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस। तो वहाँ से फिर इन्होंने एम्बुलेंस किया और कोई चारा भी नहीं था, एम्बुलेंस करके घर पर ले आए। घर पर लाने के बाद उनके सामने हमें रोज़ खुश रहना था, रोज़ उनके सामने हम लोगों को मतलब हम हमारे आगे ऐसा लग रहा था कि हम ये सब कुछ जानने के बाद कि उनके पास टाइम बहुत कम है, उसके साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। पता चल गया कि हंसना बहुत मुश्किल है, रोना बहुत इजी। उनके सामने हम रो नहीं सकते थे, उनको हम कुछ बता नहीं सकते थे, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। और बस हम लोग बस एक प्रिटेंड कर रहे थे खुश होने के लिए और कुछ नहीं।
धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला गया, उनका खाना बंद हो गया। इनफैक्ट वो जूस पे आ गए। जूस के बाद 16 दिन तक वो हमारे साथ थे। और 7 जून को ऐसा हुआ कि पापा नहीं रहे दोपहर के 1 बजे। और उसके बाद तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ, मतलब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, ऐसा लग रहा था। लाइफ में कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा था। बस हम देखे जा रहे थे उनको और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि हमें तो पहले से ही पता है। रोने के अलावा, आंखों से आंसू के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा था। बस फिर यहाँ तक तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जो भी होता है क्रियाक्रम, वो सब हमने किया। उसके बाद भी हमारा माइंड फ्रेश नहीं हो रहा था। हम लोग कहीं भी और डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे अपने आप को, बस अलग अलग एक दूसरे के साथ घुट रहे थे। अब जाकर थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि नहीं, ये तो संसार का नियम है, ऐसा ही होता है, जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। तो इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी भी हम पूरी तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पापा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो है। हकीकत तो यही है कि वो अब हमारे पास नहीं है। बस यही था, ये जर्नी थी हमारी, बहुत टफ थी। हमने अब इसे कंप्लीट किया है एक तरीके से, और बस अब रिपेयर होने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कब तक होता है सब कुछ। हाँ, चलिए, इस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उसमें शायद मैं अपना रूटीन वर्क शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।